हेलो एंड वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 एनालिसिस, जहां पर इकोनॉमिक सर्वे की रियल एनालिसिस कर रहे हैं मिक्सिंग विद दिस स्टैटिक टॉपिक। तो मैं आपको स्टैटिक भी समझा रहा हूं, साथ में स्टैटिक समझाने के बाद तब आपको मैं डेटा ग्राफ्स समझाता हूं ताकि वो चीजें आपके दिमाग के अंदर बैठे। और पिछली बार हमने देखा था जीडीपी का ट्रेंड किस तरह से था। ये छोटी वीडियोस बनाते हैं पर ये बहुत असरदार वीडियोस हैं। ये छोटी छोटी वीडियोस से आपका इकोनॉमिक सर्वे कब खत्म हो जाएगा आपको भी पता नहीं चलेगा। तो ये छोटी बट बहुत इफेक्टिव वीडियोस हैं जो आपको मदद करेंगे इकोनॉमिक सर्वे को इंटरनलाइज करने के लिए, ताकि ये आत्मा में बैठ जाए और आपके इकोनॉमिक सर्वे को, इकोनॉमी की प्रिपरेशन को, एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस को लगाने में बेहतर मदद कर सके। इसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहां पर बजट के हाईलाइट्स जो थे वो भी डिस्कस किए हैं और इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज भी चालू की है। एक बार प्लेलिस्ट जाकर जरूर चेक कीजिएगा। आइए आज हम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी में डेफिसिट के ट्रेंड को समझते हैं। उसके पहले हमें डेफिसिट समझना पड़ेगा। तो हम किस तरह से प्रोसीड कर रहे हैं, हमने पहले जीडीपी का ट्रेंड देखा, अब डेफिसिट का ट्रेंड देखेंगे, डेट टू जीडीपी रेशियो का ट्रेंड देखेंगे आज। उसके बाद हम सेक्टोरल एनालिसिस करेंगे, एक्सटर्नल सेक्टर की एनालिसिस करेंगे, इन्फ्लेशन की एनालिसिस करेंगे, एक्सपेंडिचर, टैक्स कलेक्शन, ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं किसी भी इकोनॉमी की हालात को बताने के लिए, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। तो मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था कि हमारी ह्यूमन बॉडी का भी स्टेट होता है, हेल्दी है कि नहीं है, उसका एक चेकअप होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या है? एक सर्वे। इकोनॉमी अच्छा काम कर रही है, इकोनॉमी हेल्दी है या नहीं है, इकोनॉमी में क्या दिक्कत है, किसको हम सही कर सकते हैं, यही तो है। तो इकोनॉमिक सर्वे जिस तरह से ब्लड रिपोर्ट आपकी बॉडी का एनालिसिस बताता है, इकोनॉमिक सर्वे इकोनॉमी का एनालिसिस बताता है। हमने जीडीपी ट्रेंड के बारे में देखा था। आइए आज डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से, और ये सवाल भी करेंगे। ये सवाल 2025 के लिए कैसा सवाल आ सकता है, ये सवाल मैंने बनाने की कोशिश की है। आप इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइए और इसको हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे। स्टेटमेंट 1 है, फिजिकल डेफिसिट हैज स्टडीली डिक्लाइन इन द लास्ट डिकेड। यूपीएससी के पैटर्न पे बनाता हूं सवाल। ऐसे सवाल मैं टेलीग्राम पे पोस्ट भी करता हूं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऐसे सवाल आप करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। मॉक टेस्ट में ऐसे वैसे मॉक्स लगाने से, ऐसे वैसे क्वेश्चन लगाने की जिनकी क्वालिटी अप्रोप्रिएट ना हो, जो यूपीएससी के स्टैंडर्ड का ना हो, उससे अच्छा है कि कुछ क्वेश्चन करें पर अच्छे क्वेश्चन करें। कम खाएं पर अच्छा खाएं, ज्यादा खाएं बेकार खाएं, उससे अच्छा है कम खाएं और अच्छा खाएं। फिजिकल डेफिसिट हैज स्टडीली डिक्लाइंड इन द लास्ट डिकेड। जीएसटी एंड अदर टैक्स रिफॉर्म्स हेल्प्ड इन फिजिकल कंसोलिडेशन इन द रीसेंट पास्ट। ऐसा करके मैंने आपके लिए सवाल बनाया है। 4 ऑप्शंस हैं, इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा। पार्टिसिपेट करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे की ये सीरीज चालू रखूंगा, आपको पढ़ाता रहूंगा, समझाता रहूंगा। आपका इंटरेस्ट डिफाइन करेगा कि मैं कहां तक आपको समझा पाऊं। मुझे आप स्कोप दें, पार्टिसिपेट करें तो मुझे भी लगे कि हाँ आप ऐसे सवालों को करने में सक्षम हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका जवाब मैं बताऊंगा जब मैं आपको पूरा डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट एंड अदर चीजें समझा लूं तब। वैसे डेफिसिट क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। अब मेरी बात समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं आपको, थोड़ा सा स्टैटिक। बिना स्टैटिक को समझे ये ग्राफ और चार्ट समझने निकल जाएं तो ये तो वैसा ही है कि हम फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने निकल जाए, है ना। चार्ट एंड ग्राफ समझने के लिए स्टैटिक को समझना बहुत जरूरी है। स्टैटिक में क्या है? डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता ये वही है डेफिसिट, घाटा। लेकिन घाटा मतलब कुछ कम पड़ जाना, कुछ कम हो जाना। घाटा किसे होता है? जैसे मान लो गवर्नमेंट की तिजोरी है, इसका नाम है राजकोषीय। राजकोष है गवर्नमेंट का, जहां पे गवर्नमेंट की अगर ये पॉकेट है, गवर्नमेंट की पॉकेट में पैसा आता होगा जिसे हम रेवेन्यू बोल रहे हैं, गवर्नमेंट खर्चा करती होगी जिसे हम एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो पैसा लाती है, लेट्स से गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आते हैं। सर इतने कम? अरे एग्जाम्पल है भाई 100 रुपए गवर्नमेंट के पास आते हैं और गवर्नमेंट लेट से एक्सपेंडिचर 120 रुपए का करती है। अरे सर 100 रुपए आए तो 120 रुपए का एक्सपेंडिचर कैसे कर सकते हैं? अगर मेरे पास 100 रुपए आए हैं तो मैं 100 ही रुपए को तो एक्सपेंडिचर कर सकता हूं। नहीं नहीं, अगर आपके पास 100 रुपए आए हैं और आपको कुछ खरीदना है जो कि 120 रुपए का है, तो आप क्या करोगे? आप 20 रुपए किसी से बोरो करके लाओगे और तब जाके 120 रुपए का आप एक्सपेंडिचर करोगे। मतलब अगर आपके पास 100 रुपए है और आप एक्सपेंडिचर 120 रुपए कर रहे हो तो कितने की कमी पड़ रही है? कमी पड़ रही है 20 रुपीज की। 20 रुपए कम पड़ रहा है। ये जो 20 रुपए कम पड़ रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं? डेफिसिट बोलते हैं। यानी इससे एक मतलब और है। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया कि डेफिसिट किसे कहते हैं। एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से तो जितना बच जाता है उसे हम बोलते हैं घाटा पड़ गया, डेफिसिट हो गया। लेकिन ये 20 रुपए का मतलब क्या हुआ? ये 20 रुपए का मतलब ये हुआ कि जब भी आपको कुछ भी डेफिसिट होगा, इतना अमाउंट आपको किसी ना किसी से बोरो करके लाना पड़ेगा। अगर 100 रुपए मेरे पास आए और 120 रुपए की कोई चीज खरीदनी है तो मुझे 20 रुपए
अपने दोस्त से बोरो करके लाना पड़ेगा, यानी डेफिसिट को हमेशा क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं से अगर बोरो करना पड़ेगा तो डेफिसिट की हमेशा क्या होती है, डेफिसिट के लिए हमें फाइनेंसिंग उठानी पड़ती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग करनी पड़ती है। आई होप गेटिंग माय पॉइंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि डेफिसिट को फुल करने के लिए आप पैसा बोरो करके ला रहे हैं। तो डेफिसिट का मतलब क्या हो गया दोस्तों, अगर एकदम लॉजिकल समझे तो डेफिसिट का मतलब है कि इतना पैसा आपको बोरो करके लाना पड़ेगा ताकि आप अपने एक्सपेंडिचर को मीट कर सकें, क्योंकि आपके पास उतना पैसा आ नहीं रहा है, रेवेन्यू उतना नहीं है जितना आपका एक्सपेंडिचर है। तो जो एक्सेस खर्चा है, आपका एक्सेस एक्सपेंडिचर है, उसको हम डेफिसिट बोल रहे हैं। उतना पैसा आपको कहीं ना कहीं से बोरो करके लाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट के पास भी ऐसे ही, गवर्नमेंट के पास दो अकाउंट होते हैं, एक का नाम होता है रेवेन्यू अकाउंट और एक का नाम होता है कैपिटल अकाउंट। तो गवर्नमेंट के पास दो अकाउंट होते हैं। इन दो अकाउंट में, यानी गवर्नमेंट के पास लेट से दो पॉकेट होती हैं, इन दो पॉकेट में पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, और इसी पॉकेट से एक्सपेंडिचर करते हैं। इस पॉकेट में रेवेन्यू आता है, इससे एक्सपेंडिचर करते हैं। ये रेवेन्यू अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अगर आप इंडियन इकोनॉमी कोर्स की प्लेलिस्ट है, फ्री है, थोड़ी पुरानी है लेकिन यहीं पर है यूट्यूब पर, अगर जाएंगे तो मैंने पूरा समझा रखा है कि रेवेन्यू अकाउंट और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। मैंने कुछ असेट, लायबिलिटी जैसे भारी भारी शब्द यूज नहीं किए हैं, मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि डेली बेसिस की पॉकेट होती है, एक वंस इन अ वाइल बेसिस की पॉकेट होती है, और फिर मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझाया है। और पेड कोर्स में भी मैं ये चीजें कर रहा हूँ। इंडियन इकोनॉमी का कोर्स है मेरे पास जो कि 2025 की प्री के लिए है, जहां पर इन जस्ट 3000 रुपीज आई एम गोइंग टू कवर एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर इकोनॉमी। इकोनॉमी में एकदम बेस से अगर कुछ भी नहीं आता है तो मैं जीरो से लेकर एडवांस तक पढ़ाऊंगा। एक क्लास हो गई है बाय द वे। और ये इकोनॉमी का कोर्स आपको सीडीएस, सीएपीएफ, यूपीएससी के सभी प्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करवा के 90% एक्यूरेसी अचीव करने में मदद करेगा। बजट इकोनॉमिक सर्वे को भी वहां पर कवर करेंगे, पर वहां पे कवरेज का मतलब होगा थोड़ा सा इंटीग्रेटेड कवरेज, थोड़ा सा और डीप कवरेज, क्योंकि वहां पर कॉन्सेप्ट स्टैटिक में बताऊंगा बहुत ढेर सारे, और फिर उनको लिंक करने में मदद करेगा वो चीज। ये देख लीजिएगा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देखने में कोई हर्ज नहीं है। और अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं 2025 की, तो हमारे पास कुछ कोर्सेस है जो आपकी मदद कर सकते हैं। वाकई में कंटेंट बिल्ड करना है तो पिलम परफेक्शन कोर्स, पिलम परफेक्शन कोर्स में इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, एनवायरनमेंट भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, सीसैट भी है, सब कुछ है। और ये आपके कंटेंट को प्रिपेयर करने में मदद करेगा। माइंडसेट बिल्ड करना है एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से, सो माइंडसेट बिल्डअप प्रोग्राम है, यानी इन दोनों का मिक्सचर आपके लिए बहुत बेहतर काम करेगा। साथ में इंडिविजुअल मॉड्यूल्स लेने हैं, इकोनॉमी का मॉड्यूल चाहिए, पॉलिटी का मॉड्यूल चाहिए, या सीसेट का स्टैंड अलोन मॉड्यूल चाहिए 1999 में, ये सीसेट के मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं। फिल्म परफेक्शन कोर्स में सब कुछ है, साथ में अलग अलग से मॉड्यूल चाहिए तो वो भी हैं। कंटेंट प्लस माइंडसेट, ये दोनों का मिक्सचर आपको प्री में तैयारी करवाएगा जीत की। बाकी आपकी इच्छा है। मैं आपको समझा रहा था, कंटेंट पे आ जाते हैं। बहुत हो गया पेड प्रमोशन सर, पेड मतलब अपना ही पेड कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट के दो अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इनमें पैसा आता है, इनसे पैसा जाता है, और कुछ हमें घाटा हो जाता है। अगर गवर्नमेंट बहुत खर्चा करती है तो हमें घाटा होगा, डेफिसिट होगा। यानी डेफिसिट होगा तो इतना पैसा गवर्नमेंट को बोरो करके लाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से पैसा बोरो करके लाना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। गवर्नमेंट के पास कई तरह के डेफिसिट होते हैं। एक का नाम होता है रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, मोनेटाइज डेफिसिट एंड टोटल डेफिसिट। इस तरह के डेफिसिट मैंने समझा रखा है। इंडियन इकोनॉमी कोर्स फ्री प्लेलिस्ट है, वहां से भी जाके कर सकते हैं, पेड भी ज्वाइन कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है वैसा कर सकते हैं। यानी ये डेफिसिट जाके समझ लीजिएगा। लेकिन मैंने आपको कॉमन सेंस से इतना समझा दिया कि डेफिसिट का मतलब घाटा होता है और इतना पैसा बोरो करके लाना पड़ता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है, एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप मुझे कॉमन बताना, फिस्कल डेफिसिट है या कोई भी तरह का डेफिसिट है, और एक होता है डेट, एक होता है डेट। डेट और फिस्कल डेफिसिट में क्या अंतर है, मतलब फिस्कल डेफिसिट और डेट में क्या डिफरेंस है कि फिस्कल डेफिसिट लेट से 4% ऑफ जीडीपी है, 4% ऑफ जीडीपी, लेकिन डेट हमारा 86% ऑफ जीडीपी है, 84% ऑफ जीडीपी है। ऐसा क्यों है भाई? फिस्कल डेफिसिट 4% ऑफ जीडीपी है पर डेट 80% ऑफ जीडीपी है। मतलब अगर मेरे घर में मैं 100 रुपए का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहा हूं, जीडीपी का मतलब यही है कि आप घर की बाउंड्री के भीतर द फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ नेशन इन 1 ईयर इज कॉल्ड जीडीपी ऑफ दैट नेशन। अगर मैंने एक साल में 100 रुपए के गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है, तो मुझे अगर मेरा फिस्कल डेफिसिट 4.5% है, यानी 4.5 रुपए में बोरो करके लाता हूं, लेकिन मेरा डेट जो है वो 80% है, तो मुझे 80 रुपए, मेरे 80 रुपए का मेरे पास डेट है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, पर आप अगर बता पाएंगे तो आप थोड़ा अच्छा बेहतर एनालाइज कर पाएंगे।
आई होप यू गॉट माई पॉइंट। आइए इस बार के चलते हैं डेफिसिट के पैटर्न पर और उनके ग्राफ्स पर। अगर आप देखें फिस्कल डेफिसिट तो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। ऐसा परसेंटेज ऑफ जीडीपी का मतलब क्या है कि अगर जीडीपी 100 रुपए है तो उसमें से कितना रुपए आप लोन में लेकर आ रहे हो, कितना रुपए का फिस्कल डेफिसिट है आपका। तो 2020-21 में 9.2% का हमारे पास फिस्कल डेफिसिट था। अरे बाप रे बाप, माने 100 रुपए की जीडीपी है तो 9.2 रुपए आप पैसा बोरो करके लाते हैं, समझिएगा ये। लेकिन कोविड का पीरियड है, कोविड के बाद का पीरियड हो गया, मतलब यहां पर तो बनता है इतना फिस्कल डेफिसिट होगा क्योंकि यहां पर गवर्नमेंट खूब ढेर सारा एक्सपेंडिचर भी तो कर रही है। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से तभी तो आपको घाटा हो रहा है, तभी तो आपको पैसा बोरो करके लाना पड़ रहा है। लेकिन 2021 में 6.7% पहुंच गया, फिर 2022-23 में 6.4% पहुंच गया, फिर 2023-24 में ये 5.6% है। मतलब अभी ये 5.6% है। 2023-24 का मतलब है कि 1 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2024 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं 2023-2024 फाइनेंशियल ईयर। यानी 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर में 5.6% का हमारा क्या है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, मतलब 5.6% जो है हमारा फिस्कल डेफिसिट है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यानी ओवर द ईयर्स अगर आप 2020 से देखें तो हम धीरे धीरे अपने फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं, यानी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा एक्सपेंडिचर ना करें या ज्यादा। दो चीजें हो सकती हैं, या तो आप एक्सपेंडिचर को रोक लो, एक्सपेंडिचर को कम कर दो तो आपका फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा, या आप रेवेन्यू बढ़ा लो। अगर आपका रेवेन्यू बढ़ गया तो अगर आप पहले 100 रुपए लाते थे और आप 120 का खर्चा करते थे तो एक्सपेंडिचर कितना था, डेफिसिट कितना था, 20 रुपए का। लेकिन आप या तो इसको 110 रुपए कर लो और इसको 120 ही रहने दो तो आपका 10 रुपए का घाटा होगा, या तो आप इसको 100 रुपए ही रहने दो और एक्सपेंडिचर कम कर लो तो भी आपका 10 रुपए का घाटा हो जाएगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो एक्सपेंडिचर कम कर दो या तो रेवेन्यू बढ़ा लो, दोनों केसेस में क्या होगा, आपका फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम होने लगेगा। आई होप यू गॉट माय पॉइंट कि फिस्कल डेफिसिट कम करना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये देखिए अगर आप ये कितना बढ़िया ग्राफ लगाया है इकोनॉमिक सर्वे ने, अगर ये इकोनॉमी नल है, ये इस बाल्टी को भर रहा है तो ये जो फिस्कल डेफिसिट क्या है, ये होल है, ये होल है जिससे पानी बार बार बाहर निकल रहा है। तो अगर आप किसी से पैसा बोरो करके ला रहे हैं, जाहिर सी बात है उसको पैसा वापस भी करेंगे, इंटरेस्ट के साथ वापस करेंगे। दैट इज लीकेज जो हमारे देश में हो रहा है। तो आई होप यू गॉट माय पॉइंट। तो फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या है ये समझ गए। डेफिसिट का मतलब क्या, पैसा बोरो करके लाने का है, और फिस्कल डेफिसिट क्या है कि ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट के दो अकाउंट होते हैं, रेवेन्यू अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। दोनों अकाउंट को मिला के जितना पैसा आता है और गवर्नमेंट जितना पैसा खर्च करती है उसके बीच में एक डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। और ये ओवर द ईयर्स धीरे धीरे कम भी हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। साथ में अगर और डेफिसिट के बारे में बात करें, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट के बारे में बात करें तो ये बजट का हमारा ये ग्राफ है, इस बार के बजट का है, जो ये बोल रहा है कि 5.6% था 2023-24 में, 2024-25 में ये 4.9 कर देंगे, 24-25 रिवाइज एस्टिमेट है कि इसको हमने 4.8 तक हम ले जाएंगे, और 2025-26 में इसको हम 4.4% कर देंगे। यानी 2025-26 जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 मतलब 1 अप्रैल 2025 से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा एंड 31 मार्च 2026 को खत्म होगा, उस ईयर में हम अपना फिस्कल डेफिसिट 4.4 कर देंगे। यानी हम 2023-24 से मुकाबले 24-25 में 4.8 तक पहुंच जाएंगे और धीरे धीरे हम 4.4 कर देंगे। तो ओवर द ईयर्स हम फिस्कल डेफिसिट को कम कर रहे हैं, साथ में हम रेवेन्यू डेफिसिट को भी कम कर रहे हैं। पहले 2.6% था, अब ये धीरे धीरे इसको कम करके हम 1.5% तक ले आएंगे 2025-26 तक। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट 1.6% है और इसको हम धीरे धीरे 0.3% ले जाएंगे, कब तक, 2025-26 तक। और प्राइमरी डेफिसिट 2% है 2023-24 में, उसको हम 0.8% तक ले जाएंगे 2025-26 में। धीरे धीरे ऐसा करेंगे कोशिश कि रेवेन्यू डेफिसिट को एलिमिनेट ही कर दें और फिस्कल डेफिसिट सबसे कम से कम रखने की कोशिश करें। एफआरबीएम क्या होता है, एफआरबीएम के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आप ये लिंक कर सकें कि फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट के एक्ट क्या है और उस एक्ट ने क्या कहा था और फिस्कल डेफिसिट को कम करने की जरूरत क्यों है, ये आप समझ पाएं। इसी चीज को हमने ग्राफ में ऐसे लगा दिया है। तो अगर आप देखेंगे 2016-17 से, तो पहले ये ऊपर हुआ है, मतलब धीरे धीरे पहले हम कम कर रहे थे 3.3, 3.5, 3.4, उसके बाद 4.6, 9.2। ये फिस्कल डेफिसिट है। ये जो कलर है, कलर कोडिंग देख लीजिए, ये ब्लू वाला क्या है, फिस्कल डेफिसिट है। तो यानी 2020-21 में ये 9.2% क्यों पहुंच गया, बिकॉज ऑफ कोविड-19। आई होप आप समझ रहे हैं बात को। उसके बाद 6.7, 6.4, 5.6, 4.8 एंड 4.4 धीरे धीरे हम इसको कम कर रहे हैं। एंड सभी के साथ ये पैटर्न है, तो चाहे रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो, चाहे प्राइमरी डेफिसिट हो, सबके साथ सेम पैटर्न फॉलो कर
रहा है तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं है। स्टेडली का मतलब होता है कि अगर पहले 4.4 था, 4.6 था, तो फिर अगर स्टेडली इंक्रीजिंग है तो फिर 4.7 हुआ, 4.9 हुआ, 5.1 हुआ, यानी ये बढ़ता ही रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ये 4.6 था, 4.7 हुआ, उसके बाद ये 4.3 हुआ, उसके बाद 5.1 हुआ। ऐसे होगा तो इसको स्टेडली इंक्रीजिंग नहीं बोलते हैं। हाँ ये बढ़ा तो है, पर स्टेडली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि लगातार बढ़ते ही रहना है, घटना नहीं है। तो स्टेडली इंक्रीजिंग या स्टेडली डिक्रीजिंग पैटर्न समझना चाहिए। और ये क्या स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न है ओवर द लास्ट 1 डिकेड? आंसर इज नो। तो यहां पर 2020-21 में आप कोविड-19 की वजह से जाहिर सी बात यहां पर पीक बना है, उसके बाद फिर नीचे आना शुरू हुआ है। तो स्टेडली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पैटर्न डेफिसिट का नहीं है। मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि फिस्कल डेफिसिट और डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो का मतलब क्या है कि जीडीपी जितना है उसमें हम कितना पैसा लोन में लेके आ रहे हैं, डेट में लेके आ रहे हैं। तो सर ये भी लोन है, ये भी लोन है, दोनों में अंतर क्या है? फिस्कल डेफिसिट का मतलब है, जैसे आपसे मैं कहूं कि आपकी सैलरी क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि एक साल में मैं 20 लाख रुपए कमाता हूं, दिस इज माई सैलरी फॉर 1 ईयर, इतना मेरा पैकेज है। या आप मंथली भी बता सकते हो कि मंथली में इतना कमाता हूं, या आप ईयरली भी बता सकते हो। एक साल में आप क्या करते हैं, दैट इज योर ईयरली पैकेज। तो 20 लाख रुपए का पैकेज है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि घर में कितना पैसा रखे हो, कितना टोटल, तो आप क्या बोलोगे कि अभी तक आपने टोटल कितना कमा लिया है। लेट्स से अभी तक आपने 1.2 CR कमा लिया। तो एक ये चीज हो गई कि मैं आपको बोलूं कि एक साल में कितना किया है, एक में बोलूं टोटल कितना किया है। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है कि एक साल में आपने कितना पैसा बोरो किया है, एक साल में कितना पैसा बोरो किया। तो अगर ये देखें एस्टिमेट अभी के देखें कि 2025-26 तक कितना बोरो करेंगे, तो 4.4% ऑफ जीडीपी हम बोरो करेंगे। यानी अगर जीडीपी 100 रुपए की है तो हम 4.4% 2025-26 में इतना पैसा बोरो करके लाएंगे। लेकिन डेट टू जीडीपी रेशियो क्या है कि अभी तक हर साल आपने लोन लिया है, लोन लेते 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 आपका कितना टोटल लोन हो गया है, कितना टोटल डेट हो गया। तो अगर लेट से ये 80% ऑफ जीडीपी है, मतलब अगर आपकी जीडीपी 100 रुपए की है तो आपका लोन 80 रुपए का है। इसलिए आप माइंड कीजिएगा, हमारा सबसे बड़ा खर्चा जो है गवर्नमेंट का वो इंटरेस्ट पेमेंट का है। वो इंटरेस्ट पेमेंट किसका है? सिर्फ इसका थोड़ी है फिस्कल डेफिसिट वाले का। अरे जितना टोटल लोन ले रखे हो, टोटल डेट ले रखे हो, उसका पेमेंट है इंटरेस्ट पेमेंट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। हमारा इंटरेस्ट पेमेंट इतना बड़ा खर्चा क्यों है, मैंने थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश की है। आई होप ये एनालिसिस आप समझ पा रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट एक साल के लिए होता है, पर डेट टू जीडीपी रेशियो पूरा जितना पैसा अभी तक कलेक्ट किया है, जितना पैसा आपने पूरा बोरो किया है, वो होता है डेट टू जीडीपी रेशियो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ गए कि एक साल में कितना पैसा बोरो किया है, ओवरऑल कितना पैसा टोटल आपने बोरो कर लिया है, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना है। इसलिए इंटरेस्ट पेमेंट बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का? तो ये रेवेन्यू और कैपिटल क्या होता है, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। धीरे धीरे मैं तो कोशिश करूंगा बताने की आपको, लेकिन आप भी पार्टिसिपेट करिएगा और इकोनॉमिक कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025 जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको चीजें समझ में आए। आइए मैं आपको गवर्नमेंट का डेट टू जीडीपी रेशियो का पैटर्न बताता हूं। गवर्नमेंट का कंबाइंड लायबिलिटी का मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने टोटल कितना पैसा अभी तक बोरो कर लिया है, डेट। यस, तो अगर मैं आपसे कहूं एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, अगर आप देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 19 में हमारा 70% था, उसके बाद 20 में हमारा बढ़ के 75, फाइनेंशियल ईयर 21 यह बढ़ के 90% का अप्रॉक्स, ये 89% ऑफ जीडीपी। ये 21 में ऐसा क्या हुआ, 20 कोविड हुआ। अरे क्या हुआ, कोविड हुआ। कोविड ने क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ाया और उसकी वजह से हमारा टोटल डेट टू जीडीपी रेशियो बढ़ा। अरे ये सिर्फ सेंटर का थोड़ी, ये तो स्टेट का भी है। सेंटर का थोड़ी, सिर्फ स्टेट का भी तो है इसमें। तो सेंटर स्टेट कंबाइंड लायबिलिटी 89% ऑफ जीडीपी पहुंच गया। उसके बाद 2022 में कम हुआ, 2023 में कम हुआ, 2024 में हल्का सा बढ़ा हुआ है। ये अप्रॉक्स कितना है, ये अप्रॉक्स 84% ऑफ जीडीपी है। 84% ऑफ जीडीपी सेंट्रल प्लस स्टेट मिला के, दोनों को मिलाकर ये हमारा डेट टू जीडीपी रेशियो है। और एफआरबीएम ने क्या बोला था, कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए, 40-20, क्या ऐसा सवाल भी यूपीएससी ने प्री में पूछा है, मुझे कमेंट बताइएगा। और अगर आप अभी देखें तो 83 में अप्रॉक्स सही समझें तो अप्रॉक्स 56 या ऐसा ही है, 56 और अगर आप कहें तो 27% स्टेट का है, 56% सेंटर का, ऐसा करके कुछ रेशियो है जो 83% ऑफ जीडीपी को भी आप डिवाइड कर सकते हो। जब एक समय पे 89% था तो उस समय पर आई थिंक 31% जो था वो स्टेट का था, और बाकी जो था, बाकी 59 जो भी था वो जो सेंटर का था। आई होप गेटिंग माय 60 जितना भी बाकी हुआ वो सेंटर का था। तो ये इस तरह का पैटर्न रहता है जिसमें सेंटर का, यानी अगर ये डेट टू जीडीपी रेशियो 83% है, इसमें मेजरली सेंटर का है और थोड़ा सा कंबाइंड स्टेट का थोड़ा है। तो सेंटर स्टेट के कंपैरिजन में मैं आपको समझा रहा था कि सेंटर का ज्यादा है और स्टेट का
कम है। दिस इज द पैटर्न। साथ में अगर ये पैटर्न देखें, प्राइमरी डेफिसिट डिक्लाइन हो रहा है। प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट में क्या माइनस करते हैं तो प्राइमरी डेफिसिट निकलता है, क्या इंटरेस्ट पेमेंट है क्या, मुझे कमेंट बताइएगा। साथ में ग्रोथ ग्रोथ एंड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल रिमेन्स पॉजिटिव, ये कह रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लास्ट में बता रहा हूं आपको, जो अंत तक वीडियो नहीं देखते उनका भला हो। ग्रोथ रेट इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल ये कह रहा है कि पॉजिटिव है, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव है। तो मतलब क्या हुआ, तो अगर मैं आपसे सिंपल कहूं कि मैंने लेट से बैंक से पैसा बोरो किया 100 रुपए, बैंक ने कहा कि हर साल मुझे 7 रुपए इंटरेस्ट में दे देना, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने जब बैंक से 100 रुपए बोरो किया था तो इस 100 रुपए में लेट से हर साल मैं 10 रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूं, यानी 100 रुपए को मैंने लगाया किसी काम में और वो हर साल 10 रुपए मुझे जनरेट करके दे रहे हैं। अगर मान लो 10% की ग्रोथ है, 10% की ग्रोथ हुई, हर साल में 10% इस पैसे को बड़ा करता हूं, 10 रुपए कमाता हूं और मुझे 7 ही रुपए इंटरेस्ट में देना है हर साल, तो मुझे 3 रुपए बच जाएगा। मतलब अगर मेरी ग्रोथ रेट 10% है और मुझे 7% इंटरेस्ट रेट देना है, तो ग्रोथ रेट माइनस इंटरेस्ट रेट, तो ग्रोथ रेट अगर मेरी 10% है, इंटरेस्ट पेमेंट 7% है, तो पॉजिटिव में मेरे पास 3% है, विच मीन जितना पैसा मैं लेके आया हूं उसमें मैं पैसा बनाता हूं और उसके बाद इंटरेस्ट पे करने के बाद भी मेरे पास पैसा बच जाता है। तो क्या अच्छी चीज है, अरे बहुत अच्छी चीज है। तो ग्रोथ रेट और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल अगर ये पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है कि अगर मैं ग्रोथ तेजी से कर रहा हूं, अगर मेरी जीडीपी 100 है और जीडीपी ग्रो करके 107 हो गई या 1110 हो गई, मेरी जीडीपी ग्रोथ रेट 10% है और मुझे पैसा पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है 7%, मतलब मुझे 7 रुपए पे करना है, तो इन दोनों का बीच का डिफरेंस क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, विच मींस मेरी जीडीपी तेजी से ग्रो हो रही है, तो मैं इंटरेस्ट पे करने में कैपेबल हूं। अगर मेरे पास 10 रुपए मैं कमा रहा हूं 100 रुपए लेके बोरो करके, तो मैं 7 रुपए का इंटरेस्ट आराम से पे कर सकता हूं। लेकिन सोचो अगर ये 10 ना होता, मैं 100 रुपए बोरो करके सिर्फ 2 रुपए कमा पाता, तो ये 2% का गेन होता, तो मुझे 5% का निगेटिव हो जाता, क्योंकि इंटरेस्ट में मैं 2 रुपए कमा रहा हूं, 7 रुपए इंटरेस्ट के रूप में देने पड़ रहे हैं। तो ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, ग्रोथ और इंटरेस्ट रेट का जो डिफरेंस है वो निगेटिव हो जाता, तो निगेटिव अच्छा होता क्या, निगेटिव बिल्कुल अच्छा नहीं होता। तो ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ताकि आप ग्रोथ तेजी से करें और आपने जो भी लोन लिया है उसका इंटरेस्ट आराम से चुका सके। तो यहां पर यही बोल रहे हैं कि ग्रोथ इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल रिमेन्स पॉजिटिव, जो कि एक अच्छी बात है इंडियन इकोनॉमी के लिए। तो आई होप मैंने आपको डेट टू जीडीपी रेशियो अच्छे से समझाया, फिजिकल डेफिसिट क्या है, दोनों के बीच का डिफरेंस समझाया और ये चार्ट मैंने बढ़िया से एक्सप्लेन किए ताकि आप इनको समझ पाए। आइए उस सवाल कर लेते हैं जिस सवाल का आपको इंतजार है। फिजिकल डेफिसिट हैड स्टेडली डिक्लाइन इन दी लास्ट डिकेड, स्टेडली डिक्लाइन नहीं है तो ये ऑप्शन ही गलत हो गया। अगर पहला गलत है तो दूसरे पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है, पहला गलत है तो आंसर क्या है, इसका आंसर डी है, लेकिन दूसरा भी सही है। जीएसटी अदर टैक्स रिफॉर्म हेल्प्ड इन फिजिकल कंसोलिडेशन इन द रीसेंट पास्ट, जाहिर सी बात है जब जीएसटी रिफॉर्म करेंगे आप टैक्स रिफॉर्म करेंगे, अगर आपके टैक्स रिफॉर्म करने की वजह से अगर आपके पास टैक्स का कलेक्शन ज्यादा हो रहा है तो मतलब रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, एक्सपेंडिचर कम है। अगर रेवेन्यू ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है तो जाहिर सी बात आप फिजिकल कंसोलिडेशन कर रहे हैं, यानी फिजिकल डेफिसिट को धीरे धीरे आप कम करने में सक्षम बन रहे हैं, सक्सेस पा रहे हैं। तो पहला गलत है, दूसरा एकदम सही है, इसका आंसर डी होगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे लग रहे हैं, ये वीडियोस छोटी छोटी मगर मोटी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इंडियन इकोनॉमी अगर आपको अच्छी करनी है, इकोनॉमी में बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है तो एक बार फेथ रखकर देखिए। मैं बस इतना ही कह सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कह सकता। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय।